अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। मैं मोहम्मद आतिफ याकूब और आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हमने अपना यूनिट नंबर 10 थ्योरेटिकली कंप्लीट कर लिया है और सिर्फ बुक की एग्जाम्पल नंबर 10.3 सॉल्व करना बाकी रह गई है। आज की इस क्लास में हम आपकी किताब की मिसाल 10.3 सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ आपकी मशक के पहले 3 कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी कि MCQs को भी डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ सीखने के लिए आइए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। तो स्टूडेंट्स, हम थ्योरेटिकली अपने इस चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स के अंदर हमने अपनी जितनी भी डिस्कशन थी सिंपल हार्मोनिक मोशन के रिलेटेड और साथ ही साथ वेव्स के रिलेटेड जितनी भी डिस्कशन थी हम अपने पिछले टॉपिक्स में पूरी कर चुके। अब किताब की सिर्फ एक मिसाल 10.3 हल करने के लिए रह गई है। तो इस लेक्चर में हम मिसाल 10.3 को हल करेंगे। तो मिसाल 10.3 को पहले पढ़ लेते हैं कि वो इसमें पूछना क्या चाह रहा है। देखने में स्टेटमेंट बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन हम स्टेटमेंट से अंदर से कुछ अहम मालूमात उठाएंगे। उस अहम मालूमात में से हमें जो चीज़ मालूम करनी होगी हम वो लिखेंगे और उसके बाद फार्मूला लगा के हम कीमतें दर्ज करके उसका आंसर निकाल लेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना कि इतनी लंबी और इतनी गंभीर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है तो इसको देख के इसका सलूशन कितना बड़ा होगा। ये हम अभी देखेंगे कि ये मिसाल बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है आपके लिए। तो चलें स्टेटमेंट पढ़ते हैं और स्टेटमेंट में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें दी गई है और क्या क्या चीज़ हमने इधर से निकालनी है। तो देखें, कहता है जी एक तालिबे इल्म पानी की वेव्स के साथ एक तजर्बा करता है। तालिबे इल्म की तरफ से वेव्स की वेवलेंथ की पैमाइश करदा मिकदार 10 सेंटीमीटर है। तो ये जी, तो ये लें जी, हमारे पास इंफॉर्मेशन का पहला पीस आ गया। उसने कहा कि जो पैमाइश है किस चीज़ की, वेवलेंथ की, वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो चलें, जब हमें पता चल गया कि वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर है तो हम जल्दी से यहाँ पे लिख लेते हैं कि वेवलेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है। सेंटी आप पढ़ के आते हैं कि सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻² और मीटर्स ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यह बात लाजमी याद रखिएगा कि न्यूमेरिकल्स के अंदर हमेशा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट आपने इस्तेमाल करने हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको डिस्टेंस दिया गया है, आपको फासला दिया गया है, तो आप हमेशा उसे मीटर के अंदर लिखेंगे। अगर वो किलोमीटर के अंदर या सेंटीमीटर के अंदर दिया गया है तो पहले आप उसे कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, फिर ही आपका जो जवाब है वो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। चलें, एक इंफॉर्मेशन का पीस तो हमने निकाल लिया और उसको हमने कन्वर्ट भी कर दिया मीटर के अंदर। अब इसको हम मजीद आगे लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि इसका मतलब होता है 1/100 और ये बन जाएगा 10/100 और ये बराबर हो जाएगा 0.1 मीटर के। तो अब यहाँ से हमने जो वेवलेंथ की वैल्यू निकाल ली वो निकाल ली 0.1 मीटर। चलें, अब देखते हैं मज़ीद हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। वो कहता है जी स्टॉप वॉच की मदद से पानी में तैरते हुए बॉल की ऑसिलेशंस का मुशाहिदा करने पर तालिबे इल्म की पैमाइश करदा फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ है। तो ये लें, हमारे पास इंफॉर्मेशन का दूसरा ज़ख़ीरा भी आ गया। क्या चीज़ गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है और फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? 2 हर्ट्ज़। ये लें जी, हमने जो अब तक इंफॉर्मेशन वहाँ से निकालनी थी वो हम निकाल चुके। मज़ीद आगे कहता है कि अगर एक वेव पानी के टैंक के एक हिस्से से हरकत शुरू करती है तो उसको टैंक के दूसरे हिस्से की तरफ 2 मीटर का फासला तय करने में कितना वक्त लगेगा। ये लें जी, हमारे पास मज़ीद एक इंफॉर्मेशन आ गई। ये 2 मीटर और क्या चीज़ ही फासला। तो फासला हम हमेशा डी के ज़रिए से लिखते हैं। तो फासला आ गया हमारे पास 2 मीटर का
और फाइंड आउट क्या करना है हमने, कितना वक्त लगेगा। तो क्या चीज हमें मतलूब है यहां पे, वो भी लिख लेते हैं। जो हमें मतलूब है यहां पे वो है जी टाइम, कि हमने पता चलाना है कि वेव कितने टाइम में अपने एक जगह से दूसरी जगह पे आ रही है। चलें इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको डायग्राम बना के भी समझ लेते हैं, ताकि हमारे लिए चीज़ों का समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे कोई एक टब पड़ा हुआ है, और इस टब के अंदर जो स्टूडेंट मुशाहदा कर रहा है, इस टब के अंदर उसने वेव पैदा कर दी। वेव के पैदा करने पे उसने ये देखा कि जो वेव यहाँ से शुरू होगी उससे यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 मीटर का जो फासला तय किया है, उसकी जो वेवलेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2 हर्ट्ज। तो वेव को इस जगह से इस जगह पहुँचने के लिए कितना टाइम दरकार है, हमने वो निकालना है। तो चलें बढ़ते हैं अपने हल की जानिब, कि इसको हम अगर हल करना चाहें तो किस फार्मूले के जरिए करेंगे। आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, फासला भी गिवन है, टाइम भी है। वेलोसिटी का क्या आपने फार्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा था, चले मैं आपके सामने लिख देता हूं। वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। अब यहां से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ये तो है, टाइम ये तो कैलकुलेट करना है, और वेलोसिटी क्या है ये हम नहीं जानते। तो अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी निकल आए तो हम टाइम को बआसानी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास दिया क्या क्या गया है, एक वेवलेंथ, एक फ्रीक्वेंसी, और आप ऐसा एक फार्मूला पढ़ चुके हैं कि जिसमें आप वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का तीनों में आपस में ताल्लुक बयान कर सकें। तो स्टूडेंट्स वो फार्मूला था V इज इक्वल टू एफ लैम्डा जी। अब यहां से हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है, हमारे पास वेवलेंथ भी है। यहां से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, और वेलोसिटी की इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर ए के अंदर जब पुट करेंगे हमारे पास फिर टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो चलें हम लोग पहले सोल्व कर लेते हैं इसे वेलोसिटी के लिए। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट गिवन है 2 हर्ट्ज, और वेवलेंथ की वैल्यू है हमारे पास 0.1 मीटर। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास बच जाएगी कितनी जी, 0.2। और मैंने हमेशा बताया कि वैल्यू के साथ न्यूमेरिकल के अंदर यूनिट लिखना कभी भी नहीं भूलेंगे हम, यूनिट लाजमी जुज है न्यूमेरिकल का। तो वेलोसिटी के यूनिट होते हैं बेटा मीटर फी सेकंड। तो ये नहीं जी, मैंने यहां से वेलोसिटी की जो वैल्यू थी वो निकाल दी। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि मसावात नंबर ए में v बराबर है 0.2 दर्ज करने से। तो v की जब मैं वैल्यू यहां पे दर्ज करूंगा तो मेरे पास बच जाएगा 0.2 बराबर है d की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 2 मीटर, 2 वैसे का वैसे लिख देंगे, और टाइम यहां पे तकसीम हो रहा है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हमने वैल्यू निकालनी है टाइम की। तो टाइम चूंकि यहां पे तकसीम हो रहा है, हम जब इसे टाइम को इस जगह पे लेके जाएंगे तो टाइम ज़रब हो जाएगा, और ये जो 0.2 है ये इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो टाइम हमारे पास बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 0.2, और जब हम इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स जवाब आएगा 10 सेकंड्स। ये लें जी, ये इस जवाब को मैंने बॉक्स के अंदर लिख दिया। अब क्या इतना जवाब लिखना क्या काफ़ी है? तो जवाब है हरगिज़ नहीं। हम एक हेडिंग मज़ीद भी तो देते हैं। मैं आपको सिखा चुका हूं मिसाल 10.1 में भी और 10.2 में भी। मैंने आपको यह बताया था कि जब आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को बयान करते हुए जब एक रिजल्ट निकाल लेंगे तो उसे कंक्लूजन की हेडिंग या नतीजे की हेडिंग के अंदर लिखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक हेडिंग देते हैं नतीजा, कि हमने यहाँ से क्या नतीजा अखज़ किया। तो हमने क्या नतीजा अखज़ किया जी, हमने ये नतीजा अखज़ किया कि एक तालिबे इल्म जो पानी की वेव्स के साथ एक तजर्बा कर रहा है और उसकी तरफ से तालिबे इल्म ने जो वेवलेंथ मैयर की थी
वो 10 सेंटीमीटर थी, जो फ्रीक्वेंसी थी वो 2 हर्ट्ज थी, और वेव एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए 2 मीटर का फासला तय कर रही थी। तो उसके लिए जो दरकार वक्त होगा वो कितना निकाला जी हमने, वो निकाला 10 सेकंड का। तो हम ये सारी स्टेटमेंट लिखने के बाद एक मजीद जुमला ऐड करेंगे कि उसके लिए दरकार वक्त कितना बचा स्टूडेंट, 10 सेकंड्स, दरकार वक्त 10 सेकंड्स होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये इतनी पेचीदा इबारत वाली जो मिसाल है मैंने बड़ी आसानी से करके समझाई। उम्मीद करता हूं आपको ये मिसाल बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन मेरा ये लेक्चर सुन के आपने ये मिसाल ऐसे ही सुन के नहीं रख देनी, बल्कि इसे अपने रजिस्टर, अपने नोटबुक्स के ऊपर कॉपी भी करते जाना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाए। और जब इम्तिहानात करीब आए तो आपको एक एक चीज़ उसकी प्रैक्टिस हो तो उसे आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो हमने एग्जाम्पल 10.3 भी मुकम्मल कर ली, जिससे हमारा ये वाला चैप्टर मुकम्मल हुआ। अब हम इसके स्टार्ट करते हैं MCQs। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि हम अपने चैप्टर का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर चुके हैं। अब हमें बढ़ना है मज़ीद एक कदम आगे, और वो कदम हमारा जाता है जी कसीरुल इंतखाबी सवालात, जिसे MCQs भी कहा जा सकता है। ये MCQs शुरू करने से पहले आपको कोई थोड़ी सी टिप्स दे दूं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपको जो ऑप्शंस दी गई होती हैं वो सारी की सारी ठीक होती हैं, तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो कोई एक ठीक ऑप्शन उन्हें नज़र आता है और वो उसी ऑप्शन को टिक कर देते हैं और बबल भी फिल कर देते हैं, और जब वो आखिर पे जाते हैं तो उन्हें सारी ऑप्शंस ठीक होती हुई नज़र आती हैं और लास्ट पे एक ऑप्शन उन्हें नज़र आता है ये तमाम ठीक हैं। तो वो फिर सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये मैंने क्या किया, और इसी तरह उन्हें जवाब आता भी होता है फिर भी वो अपना एक नंबर गवा बैठते हैं। तो आपने ये नहीं करना। मेरी भी यही प्रैक्टिस होगी कि आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करवाऊं कि जब आप कोई सवाल पढ़ लें तो दिए गए सारे जवाबात पे एक दफ़ा नज़र दौड़ाएं, उस पर सोचें, और जो जवाब हो सकता है उसको हल्का सा मार्क करते जाएं और फिर सारे जवाब देखते जाएं। अगर तो सारे जवाब मिल रहे हैं तो हम कहेंगे कि तमाम ऑप्शंस ठीक हैं, और अगर नहीं मिल रहे तो जो ऑप्शन ठीक होगा हम उसको मार्क कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम बबल भी फिल कर लेंगे। तो चले हम चलते हैं अपने पहले सवाल की जानिब, जिसमें वो पूछ रहा है कि मुंदरजा झैल में से कौन सी ऐसी मिसाल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। आपने इस किताब के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 मिसालें पढ़ी हैं। कौन कौन सी? पहली आपने मिसाल पढ़ी कि जब मैं किसी स्प्रिंग के साथ मैश को बांधकर उसे छोड़ दूं तो वो लगातार एक वस्ती पोजीशन के दाएं और बाएं अपनी मोशन जारी रखता है। एक हमने पढ़ी स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैश की मोशन। दूसरी हमने पढ़ी बॉल और बाउल सिस्टम के अंदर होने वाली मोशन, वो भी हमने देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन थी। और तीसरी हमने पढ़ी सादा पेंडुलम की मोशन। तो लाजमी नहीं है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिर्फ यही मिसालें आप दें, इससे बढ़ के भी मिसालें हो सकती हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना कि जो 3 मिसालें आपने पढ़ी आपने सिर्फ वही जवाब देना है। आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी सोचना है, इससे ज्यादा भी मिसालें हो सकती हैं। चलें हम एक एक करके तमाम दिए गए जवाबात को देखते हैं और क्या देखते हैं कि इनमें से कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। पहली है जी सादा पेंडुलम की मोशन। तो जी हाँ, ये वाली जो मिसाल है ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंडर ही पढ़ी थी, और हम ये वसूख के साथ कह सकते हैं कि सादा पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। तो ये तो चलें अभी ठीक हो गया, हम बाकी भी अभी थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और बाकी भी सारी मिसालें पढ़ेंगे, और उसको अगर ठीक नहीं हुई तो हम उसको झुटलाते भी जाएंगे। छत वाले पंखे की मोशन। आप अपने घर की छत पे लगे हुए पंखे की तरफ ज़रा नज़र दौड़ाएं और देखें क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ क्या थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हम ऐसी मोशन को कहते थे कि जिसमें एक खास पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन होती रहती थी। लेकिन यहां पे छत वाले पंखे की मोशन के अंदर एक ही पॉइंट के गिर्द मोशन नहीं होती। ये फर्ज कर लें
कि ये एक्सिस है जो पंखे का फिक्स है और पंखे के जो पर हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमी जा रहे हैं। वो कभी नहीं ऐसा हो रहा कि इस वस्ती पोजीशन से आए और गुजर जाएं, कभी ऐसा नहीं हो रहा कि वो वस्ती पोजीशन से अंदर से गुजर रहे हैं। तो हम कह देंगे कि छत वाले पंखे की मोशन सर्कुलर मोशन तो हो सकती है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती। तो छत वाले पंखे की मोशन वाला जो जवाब है ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, जमीन की अपने एक्सिस के गिर्द मोशन। तो स्टूडेंट्स, जमीन जो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, मैंने अभी आपको बताया कि छत वाला पंखा इसी तरह घूमता है, इसको ऑर्बिटल मोशन कहते हैं या मदार के अंदर होने वाली मोशन है। लेकिन अगर ये एक्सिस हो और जमीन अपने ही एक्सिस के गिर्द इस तरह से घूमती जाए तो इसको हम कहेंगे कि ये जमीन अपने एक्सिस के गिर्द चक्कर काट रही है, और ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल नहीं है। ये भी जवाब गलत हो गया। फिर आगे आते हैं, फर्श पर उछलती हुई गेंद की मोशन। तो देखें, फर्श पे उछलती हुई गेंद की मोशन किस तरह से होगी। मैंने फर्ज करें कि इस मुकाम से मैंने किसी एक गेंद को छोड़ा और जैसे ही वो फर्श के साथ हिट करेगी, हिट करने के बाद वो दोबारा ऊपर उठेगी और फिर हिट करती जाएगी। तो बाज़ औक़ात बच्चे सोचते हैं कि लग तो रहा है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है, लेकिन बच्चों आपको याद होना चाहिए आपने इसी चैप्टर के अंदर डैम्प्ड ऑसिलेशन का टॉपिक भी पढ़ा। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन के टॉपिक के अंदर फर्श पर उछलती हुई गेंद की मोशन आएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑप्शन अलिफ है ये हमारा ठीक ऑप्शन है, और आप या तो इसको सर्कल कर दें या इस पर टिक का निशान लगा लें, दोनों सूरतों में आपका जवाब ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में वो ये पूछ रहा है कि अगर किसी पेंडुलम का मैस 3 गुना बढ़ जाए तो बताएं उसके पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। पीरियड से मुराद टाइम पीरियड है बच्चों। अब मैंने जब सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड का टॉपिक पढ़ाया था, मैंने वहां पे भी ये एहतियात आपको बताई थी कि जब भी वो सादा पेंडुलम का लफ्ज यूज करेगा तो आपने अपने जहन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सादा पेंडुलम वाला फार्मूला लाना है। हमने टाइम पीरियड के 2 फार्मूले पढ़े हैं, वो दोनों फार्मूले मैं आपके सामने लिख देता हूं। किस तरह से लिखूं, ये लीजिए, एक फार्मूला हमने पढ़ा ये वाला जिसमें जजर के अंदर आता था m/k, और दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा ये वाला जिसमें जजर के अंदर आता था l/g। जी, अब आपको देख के क्या लग रहा है, कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो ये वाले टाइम पीरियड वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं। लेकिन बच्चों ये वाला जो टाइम पीरियड का फार्मूला है ये तो स्प्रिंग मैथ सिस्टम के लिए है। वो सवाल में क्या पूछ रहा है, वो सवाल में पूछ रहा है पेंडुलम कि सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड वो पूछ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम जो फार्मूला लगाएंगे वो ये वाला लगाएंगे। अब वो कह रहा है कि जब मैस मैं 3 गुना कर दूं, इसका मतलब है कि मैस बदल के पुराने वाले मैस का 3 गुना हो चुका है। तो अब बताएं कि उसके पीरियड पे कितना असर पड़ेगा। तो आप क्या जवाब देंगे उसको, जी हां, जो कि मैंने लेक्चर के अंदर बताया था कि टाइम पीरियड सादा पेंडुलम का मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब जब मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो मैस मैं चाहे 1000 गुना क्यों ना बढ़ा दूं, उसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जवाब इसके सारे पढ़ लेते हैं, तो फिर उसके बाद मैंने मैथमेटिकली आपको समझा दिया। चलें पढ़ लेते हैं। क्या 2 गुना बढ़ जाएगा? हरगिज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लग रहा है लेकिन अभी सब्र करें, हम बाकी सारे भी पढ़ेंगे। 2 गुना कम हो जाएगा, कम होने वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता जी। और 4 गुना कम हो जाएगा, ये भी जवाब नहीं होगा। तो जवाब सिर्फ एक होगा जो क्या है जी हमारा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी कहता है कि टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलें अब आगे अगले तीसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तीसरे सवाल में वो कह रहा है कि मुंदरजा झैल में से कौन सा आला ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव्स पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको अगर याद हो तो मैंने टॉपिक्स के अंदर उस आले का नाम बताया हुआ है, याद करें जरा, तब तक मैं भी आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। चलें, सबसे पहले डोरी बच्चों कोई भी धागा सा हो सकता है। अब धागे के अंदर देखें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती थी कि अगर मैं जिस एक्सिस में फोर्स लगा रहा हूं, पार्टिकल्स जो मीडियम है उसके जरात भी उसी डायरेक्शन में मोशन करें, तो क्या धागे को इसी तरह हिला सकते हैं? धागा तो इतना लचकदार होता ही नहीं है कि जिसको आप इतनी आसानी के साथ आगे और पीछे झटका दे सकें। तो इसका मतलब है डोरी
नहीं लग रहा हमारा आंसर। रिपल टैंक, तो रिपल टैंक की जरा अपनी तारीफ जहन में लेके आए। तो रिपल टैंक की तारीफ क्या थी जी? रिपल टैंक हमने पढ़ा कि रिपल टैंक एक ऐसा आला है जो सिर्फ और सिर्फ पानी की वेव्स पैदा करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। और पानी की वेव्स को हमने किस हेडिंग के अंदर पढ़ा था? जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने पानी की वेव्स को पढ़ा था कि वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। तो इसका मतलब है रिपल टैंक ट्रांसवर्स वेव्स तो पैदा करवा सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा नहीं करवा सकता। स्लिंकी, स्लिंकी क्या होती है स्टूडेंट्स? स्लिंकी मैंने कहा था एक बहुत नरम और लचकदार स्प्रिंग को हम स्लिंकी कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं आपके सामने बनाए भी देता हूं कि स्लिंकी कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब अगर मैं स्लिंकी के अंदर ट्रांसवर्स वेव्स पैदा करवाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? स्लिंकी के एक सिरे को पकड़कर ऊपर और नीचे की जानिब झटका दूंगा, जिसकी वजह से स्लिंकी के अंदर पैदा होने वाले जो मोशन है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। इसका मतलब है कि कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पे मीडियम के ज़रात वस्ती पोजीशन से ऊपर की जानिब है और कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पे मीडियम के ज़रात वस्ती पोजीशन से नीचे हैं। और ऐसा किस सूरत में होता है? जी हाँ स्टूडेंट्स, ट्रांसवर्स की सूरत में। अब अगर मैं इसी स्लिंकी को पकड़ के आगे पीछे झटका दूं तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि मेरे पास कुछ इस तरह के रीजन्स बन जाएंगे और इन रीजन्स को मैंने क्या नाम दिया था जी? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का। और कंप्रेशन और रेयरफैक्शन किस वेव्स का हिस्सा है? जी हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। तो इसका मतलब है स्लिंकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी पैदा कर सकती है और ट्रांसवर्स वेव्स भी पैदा कर सकती है। अब स्लिंकी तक हम पहुंच चुके, जवाब हमने निकाल लिया, लेकिन अभी चौथा ऑप्शन बाकी है, हम उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने जवाब को फाइनलाइज करेंगे। ट्यूनिंग फोर्क, ये ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्यूनिंग फोर्क का जिक्र हम यूनिट नंबर 11 के अंदर देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ट्यूनिंग फोर्क कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला आला है। यह कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि जब इसके एक सिरे को रबर पैड पे मारा जाए तो इसके अंदर मोशन, इसके अंदर थरथराहट, वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। अब इसके अंदर जो वाइब्रेशन पैदा होती है स्टूडेंट्स, वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। ये किस तरह से लॉन्गिट्यूडनल नेचर होगी ये मैं आपको बताऊंगा यूनिट नंबर 11 के अंदर। अब तक आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि ट्यूनिंग फोर्क के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा होती हैं। तो इन सब में से सही जवाब कौन सा है? जी हाँ, ऑप्शन जी, ऑप्शन जीम, यानी कि स्लिंकी हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है और इसको हम सर्कल कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आज के डिस्कस किए हुए ये 3 कसीरुल इंतखाबी सवालात आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने बड़ी वजाहत के साथ इसको समझा दिया है। बाकी के जितने MCQs होंगे हम इंशाल्लाह अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आप सीख चुके हैं कि किस तरह से मिसाल नंबर 10.3 आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। मैंने आपको टिप्स जो दी हैं उन टिप्स का बेहद ख्याल रखिएगा और उन टिप्स को हर हालत में अमल दरामद में लाइएगा। मज़ीद हमने अपनी मशक के पहले 3 कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी कि MCQs भी बड़ी वजाहत के साथ डिस्कस कर लिए हैं। आपने इनको याद रखना है, साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाने हैं। अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद अगले कसीरुल इंतखाबी सवालात देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।